कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान, भाग दूसरा। आपने पहले भाग में देखा निशा एक मेहनती और साहसी लड़की है जो 10 सालों से अपने प्रमोशन का इंतज़ार कर रही थी। आज उसका प्रमोशन अनाउंस हो गया है। क्या इस साल का आखिरी प्रमोशन निशा को मिलेगा या नहीं? तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। स्वाभिमान भाग दूसरा। अनाउंसमेंट हुई, इस साल का आखिरी प्रमोशन जाता है हमारे प्यारे वर्मा जी को। और ये बात सुनकर निशा के पैरों से जैसे ज़मीन निकल गई और उसके कान तो जैसे मानो एक पल के लिए सुन हो गए। और जैसे ही निशा को होश आया वो गुस्से से लाल हो गई थी। पिछले 10 सालों से जिस प्रमोशन का वो इंतज़ार कर रही थी वो उससे इस बार भी छीन लिया गया था, सीनियर की पोजीशन का। और इस बार निशा ने चुप ना रहने की ठानी और मन में सोचा, बस बहुत हो गया, अब मैं चुपचाप नहीं रहूँगी और सहूँगी तो बिल्कुल भी नहीं। और उसी निश्चय के साथ निशा गुस्से में उनके मैनेजर चोपड़ा जी के पास गई। वहाँ पर उनके साथ वर्मा जी भी बड़े गुरूर के साथ सबको धन्यवाद बोल रहे थे। निशा बड़े ताव से वहाँ पर गई और बोली, ये क्या है सर, आखिरकार ऐसी क्या कमी है मेरे काम में जो आप मुझे प्रमोशन के लायक ही नहीं समझते? जिस पोस्ट पर मेरा अधिकार था वो पोस्ट आपने वर्मा जी को दे दी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरा परफॉर्मेंस, मेरा काम वर्मा जी से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? निशा ने बड़े गुस्से में कहा। अरे अरे शांत हो जाइए निशा जी, आप समझ नहीं रही है। अब आपको सीनियर पोस्ट देने के लिए आप लायक नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन आप तो जानती है बड़ी पोस्ट पे जाना मतलब कितना काम बढ़ जाता है। और ऊपर से आप औरत, आप ऑफिस देर तक कहाँ रुक पाएंगी? अब वर्मा जी को ही देख लीजिए, ये देर तक ऑफिस में रुकते हैं और काम करते हैं। सीनियर मैनेजर चोपड़ा जी ने बड़े ही सहज तरीके के साथ कह दिया। असल में वर्मा जी सुबह ऑफिस देर से आते थे और पहले टाइम पास करते थे और बाद में रुक के काम करते थे, क्योंकि उनका घर भी तो ऑफिस के पास ही था, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। और यहाँ निशा ऑफिस में सबसे पहले आती थी और बड़े ही फुर्ती के साथ जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर ऑफिस से टाइम पर निकल जाती। उसका काम वक्त से पहले कंप्लीट हो जाता था और ये बात सब जानते थे। चोपड़ा जी की ये बात सुनकर निशा तो जैसे दंग रह गई और कुछ भी बोल नहीं पाई और वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलने के तुरंत बाद ही उसे नरेन का फ़ोन आया। उसने बड़े उत्साह में पूछा, क्या हुआ निशा प्रमोशन का? तुम्हें तो पक्का प्रमोशन मिला होगा, आखिरकार मेरी बीवी है ही इतनी काबिल। अरे भाई कुछ तो बोलो, मैं ही कब से बोला जा रहा हूँ, नरेन ने पूछा। नरेन, वो मुझे प्रमोशन नहीं मिला और मैं शायद डिज़र्व भी नहीं करती, निशा ने बड़ी उदासी भरी आवाज़ में कहा। कौन कहता है कि तुम डिज़र्व नहीं करती? अगर तुम डिज़र्व नहीं करती तो कौन डिज़र्व करता है? नरेन ने बड़े ताव में आकर कहा। देखो नरेन, तुम गुस्सा मत करो, जाने तो जो भी हुआ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं कल घर आ रही हूँ, निशा ने कहा। ठीक है, आ जाओ और ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में, नरेन ने निशा को समझाते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। नरेन जानता था निशा को। निशा कभी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाती, हमेशा स्ट्रांग होने का दावा करती थी, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद उसने ही तो पूरे घर को संभाला था, जिम्मेदारी ली थी। छोटे भाई के पढ़ाई से लेकर उसके जॉब लगने तक वही तो सब कुछ देख रही थी। स्ट्रॉन्ग तो उससे बनना ही था। ट्रेन भी तो जानता था ये बात, इसलिए उसे निशा पर बड़ा गर्व था। दूसरे दिन सुबह निशा मायके आ गई और ऑटो से उतरने के बाद उसने देखा कि घर को लाइट से सजाया जा रहा था और वो किस तरह जलती है वो चेक किया जा रहा था। निशा ये सब देख रही थी और उसने देखा कि आधी लाइट्स ढंग से नहीं जल रही थी और वैसी लाइट्स लगा रहे थे। उसने कहा, अरे भाई ये लाइट्स तो ख़राब है, उसे क्यों लगा रहे हो? और इसमें से आधे बल्ब तो जल भी नहीं रहे, कैसे काम कर रहे हो? इलेक्ट्रिशियन से कहा। इलेक्ट्रिशियन ने बोला, देखो मैडम जी, अब आप मुझे अपना काम मत सिखाइए, अब औरतें हमें सिखाएंगी क्या कैसे काम करना है? अब तो निशा फट पड़ी। व्हाट डू यू मीन औरतें सिखाएंगी? तुम मर्दों को आखिरकार क्या लगता है हम औरतों के पास दिमाग नहीं है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? और ये सारी बहस नरेन ने सुन ली और वो भागते हुए बाहर आंगन में आ गया और उसने इलेक्ट्रिशियन से कहा, अरे भाई कर दीजिए ना चेंज लाइट, मैडम जी की बात भी तो सही है। एक काम करो, ये कम जलने वाली लाइट से ना वो पीछे की तरफ घुमा दो और अच्छी लाइट से वो आगे लगा दो, नरेन ने बात को संभालते हुए कहा। भैया जी आपने कैसे बताया? मैडम जी तो खामखा बिगड़ रही थी, इलेक्ट्रिशियन ने बोला। मैं बिगड़ रही थी? पहले आप अपना काम तो करो ढंग से। उतने में नरेन ने बोला, भाई तुम आप जाओ। और उसने निशा का बैग लिया और उसे अंदर ले गया। अपनी दीदी को देखकर उसका छोटा भाई हिमेश आया और बोला, क्या यार दीदी आप अब आ रहे हो? मैं कब से इंतज़ार कर रहा था आपका, आपके बिना तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था, मज़ा ही नहीं आ रहा था।
अरे साले साहब, अपनी दीदी को फ्रेश तो होने दीजिए, नरेन ने कहा। अरे हाँ दीदी, जाओ फ्रेश होकर आओ, अब सब कुछ आप ही को तो ही संभालना है। निशा अपने पहले वाले कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई। तभी वहाँ पर नरेन आ गया। अरे अभी तक फ्रेश नहीं हुई? चलो बाद में फ्रेश होना, पहले कुछ खा लो। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद रसगुल्ले लेकर आया हूँ, लो खा लो। नरेन ने रसगुल्ले निशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं नरेन, मुझे भूख नहीं है, निशा ने रसगुल्ले को बाजू में करते हुए कहा। अरे भाई, मैं जानता हूँ तुम्हें जब भूख लगती है ना तो तुम ऐसे ही चिड़चिड़ापन करती हो, नरेन ने कहा। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं, क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो? हर कोई मुझे जैसे चाहे वैसे ट्रीट करता है, मेरा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है क्या? हमेशा मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? निशा ने बड़े ही शिकायत भरी आवाज़ में कहा। किसने कहा कि तुम्हारा आत्मसम्मान नहीं है? तुम तो इससे भी कई ज़्यादा डिजर्व करती हो निशा। यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं, वैल्यू नहीं, वहाँ पर तुम क्यों हो? हमेशा तुम उनके लिए क्यों हो? उन्हें भी तो समझना चाहिए तुम्हारी कीमत। इसके लिए अब डिसीजन तुम्हें लेना है और मैं जानता हूँ तुम सही निर्णय लोगी, नरेन ने उसके कंधों पर थपथपाते हुए कहा और वहाँ से चला गया। निशा को नरेन की बात समझ आ गई थी। उसने अपने बैग से लैपटॉप लिया और अपना इस्तीफ़ा टाइप करके चोपड़ा साहब को भेज दिया और इस निर्णय के साथ वो काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी और वो उसी जोश के साथ नीचे चली गई और अपने भाई की शादी की तैयारी करने लगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि कभी अपने आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता मत करो। जहाँ कोई हमारी इज्जत नहीं करता, जहाँ हमें मान नहीं देता, वहाँ से निकलना ही बेहतर होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।